नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। साथियों, आज हम लोग बिहार बोर्ड क्लास 12th केमिस्ट्री यानी कि रसायन शास्त्र के 15 गेस प्रश्नों को आज हम लोग पढ़ने के लिए एकत्रित हुए हैं। साथियों, जैसा कि आप सभी यह बहुत ही अच्छी तरीके से जानते हैं कि लगभग आपके बिहार बोर्ड की परीक्षा में लघु उत्तरीय प्रश्न 20 रहते हैं। कितने रहते हैं? 20 रहते हैं, जिसमें से आप लोग को 10 बनाना होता है। उन 10 प्रश्नों से आपको आपकी परीक्षा में 20 नंबर प्राप्त होते हैं। यानी कि आपको 20 नंबर प्राप्त करने के लिए साथ ही साथ ऑब्जेक्टिव के लिए भी कुछ प्रश्नों को पढ़ना अति आवश्यक है। तो आज आपके उसी समस्या का समाधान के लिए आपके उन्हीं 20 नंबर के लिए आज हम लोग 15 गेस क्वेश्चन यानी कि 15 प्रश्नों को पढ़ेंगे। जैसा कि आप जब बोर्ड परीक्षा में जाएंगे, बैठेंगे, तो आपको यहाँ से प्रश्न देखने को जरूर मिलेंगे। ठीक है, हमारा पहला प्रश्न है कि राउल्ट का नियम क्या है? राउल्ट का नियम क्या है? साथियों, यह प्रश्न जो है आपकी बिहार बोर्ड की परीक्षा में बहुत बार पूछा जा चुका है कि राउल्ट का नियम क्या है। तो हमने यहाँ पर दो परिभाषा लिया है राउल्ट के नियम का। दोनों में से जो आपको उचित लगता है कि हमें यह याद कर लेना चाहिए, आपसे यह याद हो जाता है, आप उसको याद जरूर कर लें। ठीक है, प्रश्न क्या है कि राउल्ट का नियम क्या है? तो उत्तर लिखेंगे कि राउल्ट के नियम के अनुसार दो वाष्पशील द्रव के मिश्रण में उपस्थित किसी द्रव का आंशिक वाष्प दाब उसके शुद्ध अवस्था के वाष्प दाब एवं विलयन में उपस्थित उसके मोल अंश के गुणनफल के क्या होता है? बराबर होता है। एक यह परिभाषा आप लोग याद कर लेंगे। क्या है परिभाषा? फिर से एक बार पढ़ लेते हैं, आप लोग भी दोहराइए कि राउल्ट के नियम के अनुसार दो वाष्पशील द्रव के मिश्रण में उपस्थित किसी द्रव का आंशिक वाष्प दाब उसकी शुद्ध अवस्था की वाष्प दाब एवं विलयन में उपस्थित उसके मोल अंश के गुणनफल के क्या होता है? बराबर होता है। और दूसरा परिभाषा कि यहाँ पर देखिए कि राउल्ट के नियम क्या है। तो राउल्ट के नियम के अनुसार दो वाष्पशील द्रव के मिश्रण में उपस्थित किसी द्रव का आंशिक वाष्प दाब विलयन में उपस्थित इसके मोल अंश के क्या होता है? समानुपाती होता है। परिभाषा यह थोड़ा छोटा है, लेकिन यहाँ पर थोड़ा बड़ा है। आपको जो उचित लगे, 2 नंबर का प्रश्न है, 2 में 2 नंबर आपको मिलेगा, कोई भी आप लोग लिख लीजिएगा। ठीक है, आप इसे अपनी कॉपी में लिख लीजिए। यह अच्छी बात है, आप लोग कॉपी में लिखेंगे तो परीक्षा में जाने से पहले कॉपी में एक एक प्रश्नों को अगर आप लिखते चलते हैं तो वहां पे एक बार आपको रिवीजन मन एक झलक देखना ही रह जाएगा। ठीक है, और ऐसे ही छोड़ देते हैं तो बाद में आपको दिक्कत हो सकती है। ठीक है, तो बहुत ही सावधानी तरीके से आप सभी प्रश्नों को लिख करके अवश्य याद कर लें। ठीक है, और कोई भी प्रश्न जो आपसे न बन रहा हो, आपको लग रहा हो कि हाँ यह परीक्षा में आ सकता है, लेकिन हम इसका सटीक उत्तर नहीं लिख पा रहे हों, तो आप कमेंट बॉक्स में उस प्रश्न को लिख दीजिएगा। अगले वीडियो में हम उसका उत्तर आपको बता देंगे। ठीक है, अगला प्रश्न है कि आदर्श विलयन किसे कहते हैं एवं इसके गुणधर्म को लिखें। साथियों, राउल्ट के नियम जब पूछा जाता है ना, और खास करके यह दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में आदर्श विलयन तथा अनादर्श विलयन किसे कहते हैं और उसके गुणधर्म को लिखें, यह काफी बार आपकी परीक्षा में पूछा जा चुका है। ठीक है, तो आप इन सभी को बहुत ही अच्छी तरीके से याद कीजिएगा। ठीक है, तो आदर्श विलयन किसे कहते हैं, इसके गुणधर्म को लिखें। उत्तर लिखेंगे कि वैसा विलयन जो सभी सांद्रता एवं तापमान पर, कोई भी परिस्थिति हो, कोई भी सांद्रता हो, कोई भी तापमान हो, उस पर राउल्ट के नियम का अगर वह पालन कर रहा है ना, तो उसे ही क्या बोलते हैं? आदर्श विलयन कहते हैं। कितना शानदार, कितना सटीक परिभाषा है कि वैसा विलयन जो सभी सांद्रता एवं तापमान पर राउल्ट के नियम का पालन करता है उसे आदर्श विलयन। शब्दों में, छोटे शब्दों में बोलें तो वैसा विलयन जो राउल्ट के नियम का पालन करे, कोई भी सांद्रता हो, कोई भी तापमान हो, अगर वह पालन कर रहा है राउल्ट के नियम का, तो उसे क्या बोलेंगे? आदर्श विलयन बोल देंगे। इसके गुणधर्म को देख लीजिए। आदर्श विलयन के निम्नलिखित गुणधर्म है। आदर्श विलयन जो होता है राउल्ट के नियम का पालन करता है। दूसरा, आदर्श विलयन में विलायक विलायक एवं विलेय विलेय का अंतराण्विक अंतराण्विक जो बल होता है वह विलायक विलेय के अंतराण्विक बल के क्या होता है? बराबर। यहाँ पे अंतराण्विक बल होगा। ठीक है, तीसरा है कि आदर्श विलयन को बनाने की प्रक्रिया ना तो ऊष्मा शोषी होती है, ना ही ऊष्मा क्षेपी होती है। ठीक है,
ना इसमें बाहर से ऊष्मा दी जाती है, ना इससे ऊष्मा क्या होती है, रेड्यूस होती है, निकलती है। चौथा, आदर्श विलयन को बनाने में आयतन में परिवर्तन कितना होता है, शून्य होता है। तो आशा करते हैं अर्थात डेल्टा भी बराबर जीरो है, यहाँ पे डेल्टा एच यानी हीट बराबर जीरो। कहने का बस इसका यहाँ पे समझा देते हैं कि जो डेल्टा एच होता है ना, डेल्टा एच का मतलब होता है हीट, हीट का मतलब ऊष्मा। और जब आप लोग ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी में पढ़े होंगे तो क्या होता है, एक में बाहर से ऊष्मा दी जाती है कि उत्पाद का निर्माण हो, और दूसरे में क्या की जाती है, जब उत्पाद का निर्माण हो रहा होता है तो ऊष्मा क्या होता है, निकलता है। जैसे कैल्शियम कार्बोनेट वाला आपने क्लास 10th में एग्जाम्पल पढ़ा होगा। और इसमें आयतन में परिवर्तन भी क्या होता है, शून्य होता है। ठीक है, तो आप आदर्श विलयन किसे कहते हैं और इसके गुणधर्म को याद अवश्य कर लें। ठीक है, अगला प्रश्न जस्ट उसके विपरीत। यहाँ से प्रश्न आपकी बोर्ड परीक्षा में रहेंगे ही रहेंगे, हमारी यह गारंटी है कि यहाँ से 2 या 3 प्रश्न आपकी बोर्ड परीक्षा में डायरेक्ट पूछे जाएंगे। क्वेश्चन है कि अनादर्श विलयन किसे कहते हैं एवं इसकी गुणधर्म को लिखें। तो वैसा विलयन जो सभी सांद्रता एवं तापमान पर राउल्ट के नियम का पालन नहीं करता है ना, उसे ही क्या बोलते हैं, अनादर्श विलयन कहते हैं। देखिए आपके लिए कितना सटीक परिभाषा हमने लिखा है। एक में अगर एक आप याद करेंगे तो दूसरा आपको ऑटोमेटिक। यहाँ पे आदर्श विलयन में आपको बताया गया कि वैसा विलयन जो सभी सांद्रता एवं तापमान पर राउल्ट के नियम का अगर पालन करे ना तो उसे आदर्श विलयन कहेंगे। अगर राउल्ट के नियम का वह पालन नहीं करे तब क्या कहेंगे, अनादर्श विलयन कहेंगे। ठीक है, चलिए इसके भी गुणधर्म को देख लीजिए। तो अनादर्श विलयन के निम्नलिखित गुणधर्म है, इसी प्रकार से लिखना भी है आप लोग को कि अनादर्श विलयन जो होता है राउल्ट के नियम का पालन नहीं करता है। दूसरा, अनादर्श विलयन में विलायक विलेय का अंतराण्विक बल विलायक विलायक एवं विलेय विलेय के अंतराण्विक बल के बराबर होता है। अनादर्श विलयन को बनाने की प्रक्रिया या तो ऊष्माशोषी हो सकती है या ऊष्माक्षेपी, यानी कि इसमें हीट का निर्माण तो होगा, एच का निर्माण होगा। और आदर्श विलयन अनादर्श विलयन में को बनाने में आयतन में परिवर्तन शून्य नहीं होता है, अर्थात या तो आयतन बढ़ भी सकता है या आयतन क्या हो सकता है, घट भी सकता है। आशा करता हूँ आप सभी प्रश्नों को समझ पा रहे होंगे और अपने कॉपी में जरूर लिख लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि काफी अच्छे अच्छे प्रश्नों को हमने ले रखा है। साथियों, यह वाला प्रश्न भी ना आपकी बिहार बोर्ड की परीक्षा में काफी बार पूछा गया है कि प्राथमिक सेल तथा द्वितीयक सेल में अंतर स्पष्ट करें। ठीक है, सेलों के बारे में जानते होंगे, वही सेलों के समूह को बैटरी कहते हैं, वही जो पढ़े हैं आप लोग। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि प्राथमिक सेल तथा द्वितीयक सेल में अंतर स्पष्ट करें। लिखेंगे कि वैसा सेल जिसमें होने वाली रासायनिक अभिक्रिया अनुत्क्रमणीय होती है, यहाँ पे जो त है आधा होगा। ठीक है, वैसा सेल जिसमें होने वाली रासायनिक अभिक्रिया अनुत्क्रमणीय होती है, जिसके कारण सेल को एक बार प्रयोग करने के बाद दोबारा प्रयोग नहीं किया जा सकता है ना, उसे क्या बोलते हैं, प्राथमिक सेल कहते हैं। यानी कि वह सेल यानी कि वह बैटर, एक शब्द हम बोल दे रहे हैं कि वह सेल जिसका आप लोग एक बार प्रयोग कर लें फिर आप उसका दोबारा प्रयोग नहीं कर सकते, वैसे सेल को हम लोग क्या बोल सकते हैं, प्राथमिक सेल बोलेंगे। वैसा सेल जिसमें होने वाली रासायनिक अभिक्रिया अनुत्क्रमणीय होती है, यानी कि ऊर्जा फिर से उसमें भरा नहीं जा सकता, जिसके कारण सेल को एक बार प्रयोग करने के बाद हम उसका दोबारा प्रयोग कभी नहीं कर सकते, उसे क्या बोलते हैं, प्राथमिक सेल कहते हैं। और सेल में जैसे कि शुष्क सेल हो गया और यहाँ पे मरकरी सेल हो गया। ठीक है, यह प्राथमिक सेल कहलाता है। और द्वितीयक सेल किसे कहेंगे, द्वितीयक सेल को साथियों संचायक सेल भी कहीं कहीं लिखता है। ठीक है, तो आप इससे कंफ्यूज मत होइएगा, ऑब्जेक्टिव में दे देगा द्वितीयक सेल को कहते हैं और ऑप्शन में रहेगा संचायक सेल, तो संचायक सेल को टिक करना पड़ेगा। या आ जाएगा कि यह बताइए कि मरकरी सेल क्या है, प्राथमिक सेल की द्वितीयक सेल। ऐसे ऐसे प्रश्न भी आपकी बिहार बोर्ड की परीक्षा में आ सकते हैं। फिलहाल यह देखिए द्वितीयक सेल का परिभाषा कि वैसा सेल जिसमें होने वाली रासायनिक अभिक्रिया उत्क्रमणीय होती है, यानी कि एक बार ऊर्जा है फिर दोबारा उसको चार्ज किया जा सकता है, जिसके कारण सेल को एक बार प्रयोग करने के बाद अनेक बार प्रयोग किया जा सकता है, उसे क्या बोलते हैं, द्वितीयक सेल या संचायक सेल। जैसे कि Li आयन लिथियम आयन बैटरी और NiCd बैटरी। आपको सरल शब्दों में बता दें कि जिसका आप लोग एक बार प्रयोग करेंगे उसके बाद वह चार्ज नहीं हो सकता, अर्थात दोबारा आप उसका प्रयोग नहीं कर सकते,
उसे प्राथमिक सेल, जिसका आप लोग एक बार प्रयोग करने के बाद अनेकों बार प्रयोग कर सकते हैं, अर्थात वह फिर से चार्ज हो सकता है, उसे क्या बोलेंगे? द्वितीयक सेल। कोई कंफ्यूजन? और द्वितीयक सेल को ही संचायक सेल बोला जाता है। ठीक है। अब यह प्रश्न भी महत्वपूर्ण है कि ईंधन सेल किसे कहते हैं? ईंधन सेल किसे कहते हैं? लिखेंगे इसका उत्तर कि वैसा सेल जिसमें विभिन्न यौगिकों एवं अणुओं में उपस्थित रासायनिक ऊर्जा को दहन प्रक्रिया द्वारा सीधे विद्युतीय ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है, उसे क्या बोलते हैं? ईंधन सेल। फिर से पढ़ते हैं कि वैसा सेल जिसमें विभिन्न यौगिकों एवं अणुओं में उपस्थित जो रासायनिक ऊर्जा होती है ना, उसको दहन प्रक्रिया के द्वारा सीधे उसको क्या करेंगे? विद्युतीय ऊर्जा, यानी कि रसायन ऊर्जा को विद्युतीय ऊर्जा में परिवर्तित करना, विद्युतीय ऊर्जा में परिवर्तित करना ही क्या कहलाता है? ईंधन सेल कहलाता है, जैसे कि H2O2 सेल इत्यादि। अब आइए, यह प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है कि कोलाइडी विलयन किसे कहते हैं? तो वैसा विषमांगी मिश्रण। प्रश्न क्या है? फिर से पढ़ लीजिए, कोलाइडी विलयन किसे कहते हैं? क्योंकि यहाँ से प्रश्न आपकी परीक्षा में रहेंगे, यह नहीं रह सकता है, लेकिन इसके प्रकार से रहेंगे। देखिए, कोलाइडी विलयन किसे कहते हैं? वैसा विषमांगी मिश्रण जिसमें उपस्थित कण को आंखों द्वारा नहीं देखा जा सकता, परंतु सूक्ष्मदर्शी द्वारा देखा जा सकता है, उसे कोलाइडी विलयन कहते हैं। इसमें उपस्थित जो कण का जो आकार होता है 10⁻⁻⁴ सेंटीमीटर से 10⁻⁷ सेंटीमीटर के बीच होता है। याद कैसे करेंगे कि वैसा विषमांगी मिश्रण जिसमें उपस्थित कण को आंखों द्वारा नहीं देखा जा सकता, जिसके कणों को आंखों द्वारा नहीं देख सकते, लेकिन सूक्ष्मदर्शी छोटे छोटे कणों को भी दिखा सकता है, माइक्रोस्कोप छोटे छोटे कणों को भी दिखा सकता है। तो जिसको हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते लेकिन सूक्ष्मदर्शी द्वारा देख सकते हैं, उसे क्या बोलते हैं? कोलाइडी विलयन बोलते हैं। और कोलाइडी विलयन में उपस्थित जो कण का आकार होता है ना, ये ऑब्जेक्टिव में पूछा गया है कि 10⁻⁴ से सेंटीमीटर से 10⁻⁷ सेंटीमीटर के बीच होता है। अगला यह प्रश्न तुम बहुत ही महत्वपूर्ण है, लायोफिलिक सोल, और अगला है लायोफोबिक सोल। ठीक है, देखिए, लायोफिलिक सोल किसे कहते हैं? तो वैसा कोलाइडी विलयन जिसमें परिक्षेपण माध्यम एवं परिक्षिप्त प्रावस्था के बीच प्रबल आकर्षण उपस्थित होता है तथा जिन्हें भौतिक प्रक्रियाओं द्वारा बनाया जा सकता है, उसे क्या बोलते हैं? लायोफिलिक सोल कहते हैं। क्या है कि वैसा कोलाइडी विलयन का ही प्रकार है लायोफिलिक सोल और लायोफोबिक सोल। और यहाँ से प्रश्न है आपकी परीक्षा में कि वैसा कोलाइडी विलयन जिसमें परिक्षेपण माध्यम और परिक्षिप्त प्रावस्था के बीच प्रबल आकर्षण, एकदम मजबूती उपस्थित होता है तथा जिन्हें भौतिक प्रक्रियाओं द्वारा बनाया जा सकता है, भौतिक प्रक्रियाओं द्वारा, उसे क्या बोलते हैं? लायोफिलिक सोल। जैसे गोंद भौतिक प्रक्रिया द्वारा बनाया जाता है, जेलेरिन हो गया, स्टार्च का सोल हो गया। और अगला है कि लायोफोबिक सोल किसे कहते हैं? तो वैसा कोलाइडी विलयन जिसमें परिक्षेपण माध्यम एवं परिक्षिप्त प्रावस्था के बीच प्रबल प्रतिकर्षण होता है तथा जिसे बनाने के लिए विभिन्न रासायनिक प्रक्रियाओं का उपयोग किया जाता है, उसे लायोफोबिक सोल कहते हैं, जैसे धातु का सोल और सल्फर का सोल। आप लोग सरल शब्दों में याद रखेंगे कि वैसा कोलाइडी विलयन जिसे बनाने के लिए भौतिक प्रक्रियाओं का उपयोग होता है, लायोफिलिक सोल कहलाता है, और जिसको बनाने के लिए रासायनिक प्रक्रियाओं का उपयोग होता है, वह लायोफोबिक सोल कहलाता है। लायोफोबिक सोल का एग्जाम्पल देख लिए, धातु का सोल, सल्फर का सोल, और लायोफिलिक सोल का एग्जाम्पल गोंद, जिलेरिन आप लोग देख लिए। ठीक है, अगला प्रश्न है कि पायस किसे कहते हैं? पायस किसे कहते हैं? तो वैसा कोलाइडी विलयन जिसमें परिक्षेपण माध्यम एवं परिक्षिप्त प्रावस्था दोनों द्रव अवस्था में, यानी कि पानी की अवस्था में उपस्थित रहेंगे ना, उन्हें क्या बोलेंगे? पायस कहेंगे। पायस आप लोग इसको ऐसे याद रखिए कि पायस का मतलब क्या? प्यासा। और प्यास को कैसे बुझाया जाता है? द्रव यानी पानी से। तो वैसा कोलाइडी विलयन जिसमें परिक्षेपण माध्यम और परिक्षिप्त प्रावस्था दोनों द्रव अवस्था में रहेंगे, उसे क्या कहेंगे? पायस कहेंगे। अगला प्रश्न, बिंदु दोष किसे कहते हैं?
देखिए इसका उत्तर क्या होगा कि ठोस में उत्पन्न होने वाला वैसा दोष जिसमें क्रिस्टल में उपस्थित किसी एक परमाणु के कारण अनियमितता उत्पन्न होती है, उसे क्या कहेंगे? बिंदु दोष। किसी एक परमाणु के कारण अगर उसमें विखंडन हो रहा है, उसमें अनियमितता उत्पन्न हो रही है, उसे क्या कहेंगे? बिंदु दोष कहेंगे। और रेखीय दोष भी समझ लीजिए। दोषों के बारे में समझ रहे हैं तो, कि ठोस में उत्पन्न होने वाला वैसा दोष जिसमें उपस्थित अव्ययी कणों के पूरे क्रम में, यहाँ पे बोला जा रहा है पूरे क्रम में नहीं, यहाँ पे परमाणु के कारण केवल अनियमितता उत्पन्न होती है क्रिस्टल में, ठीक है। और लेकिन यहाँ बोल रहा है कि अव्ययी कणों के पूरे क्रम में अगर अनियमितता उत्पन्न हो रही है, उसे क्या बोलेंगे? रेखीय दोष। और साथियों यह प्रश्न जो है ना, तो इस साल की बोर्ड परीक्षा हुई है 2024 फरवरी में, यानी कि आप जब 11th में होंगे और 12th आपके जो भैया होंगे, आपके जो सीनियर, वो एग्जाम दिए होंगे, तो उनको यह प्रश्न उनकी बोर्ड परीक्षा में आया हुआ था। प्रश्न का नाम था साटकी दोष किसे कहते हैं, ठीक है। तो आप लोग के लिए भी महत्वपूर्ण है। वैसा स्टोक्योमेट्री दोष जिसमें आयनिक ठोस में उपस्थित धनायन एवं ऋणायन समान अनुपात में जालक बिंदु से गायब हो जाते हैं, उसे साटकी दोष कहते हैं। फिर से एक बार पढ़िए। वैसा स्टोक्योमेट्री दोष जिसमें आयनिक ठोस में उपस्थित धनायन एवं ऋणायन समान अनुपात में जालक बिंदु से गायब हो जाते हैं, उसे क्या बोलते हैं? साटकी दोष, ठीक है। और एक अंतिम, इसके विपरीत फ्रैंकल दोष किसे कहते हैं? तो इसका भी उत्तर देखिए कि वैसा स्टोक्योमेट्री दोष जिसमें आयनिक ठोस में उपस्थित धनायन अपनी जालक बिंदु से प्रतिस्थापित होकर के अगर अंतरालीय स्थान पर प्रकट हो जाते हैं ना, उसे क्या बोलते हैं? फ्रैंकल दोष, ठीक है। तो आप इन सभी प्रश्नों को आप अपने कॉपी में जरूर लिख लीजिएगा, ठीक है। और लिख करके आप सभी प्रश्नों को याद भी अवश्य कर लीजिएगा। साथियों आपके लिए बहुत ही परिश्रम से नए नए प्रश्नों को चुन करके आपके समक्ष प्रस्तुत किया जाता है। तो आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ अवश्य साझा करें, क्योंकि आपको इसमें कोई भी गलत जानकारी नहीं दी जा रही है। सभी जो प्रश्न हैं आपकी बिहार बोर्ड की परीक्षा में आने वाले ही प्रश्न हैं, महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। और हमारा ऐसा दावा है, यहाँ से 2 या 3 प्रश्न आप अपनी बोर्ड परीक्षा में जरूर देखेंगे और बोलेंगे कि हाँ हमने वहाँ पे पढ़ा था, ठीक है। तो इस वीडियो को आप अपने दोस्तों के साथ, जो भी आपके चाहने वाले हैं या आप जिन्हें चाहते हैं, आपके जो करीबी दोस्त हैं, या आप किसी भी व्यक्ति को आप इस वीडियो को क्या करें? साझा करें जो क्लास 12th में है, ठीक है। और साथ ही साथ आप हमारे चैनल पे पहली बार विजिट किए हों तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।